हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम ऑक्सीजन सिग्नलिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ऑक्सीजन किसी भी प्लांट सेल में मूव करता है और किस तरह से उसकी सिग्नलिंग होती है, जिसके थ्रू कोई भी प्लांट ऑक्सीजन मेडिएटेड रिस्पॉन्स देता है। ओके, ऑक्सीजन मेडिएटेड रिस्पॉन्स देता है। हमें पता है कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए बहुत ही मेजर काम करता है और किसी भी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी प्लांट में सेल एलोंगेशन, सेल डिवीज़न, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की सिग्नलिंग होती है। ओके, तो किसी भी सिग्नलिंग की बात करें तो कुछ मेजर प्लेयर होते हैं किसी भी सिग्नलिंग पाथवे में, जो हर जगह, चाहे वो किसी भी तरह की सिग्नलिंग हो, उनका होना मस्ट है। ओके, उनके बिना कोई भी सिग्नलिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे कौन से की प्लेयर्स हैं, चलिए पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर डायरेक्टली हम ऑक्सीजन सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी सिग्नलिंग को शुरू करने के लिए हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला मॉलिक्यूल हमारा होता है लाइगेंड। जो हमारा पहला मॉलिक्यूल होता है वो लाइगेंड होता है। ओके, और लाइगेंड क्या होता है चलिए देखते हैं इसे भी, लेकिन पहले हम मॉलिक्यूल्स के नाम लिख देते हैं। ठीक, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं? तो सबसे पहले हमारे पास एक लाइगेंड होना चाहिए, दूसरा हमारे पास किसी भी सिग्नलिंग में एक रिसेप्टर होना चाहिए। ओके, रिसेप्टर के बाद हमारे पास ट्रांसड्यूसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसड्यूसर। ओके, तो हमारे पास लाइगेंड हो गया, हमारे पास रिसेप्टर हो गया, हमारे पास ट्रांसड्यूसर हो गया। इसी के साथ हमारे पास एक और फैक्टर होना चाहिए जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में TF लिखते हैं। ओके, और इस ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के बाद एक और टर्म होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं रिप्रेसर। तो चलिए देखते हैं एक एक की प्लेयर के बारे में, देन उसके बाद हम डायरेक्टली अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पे आएंगे, ऑक्सीजन सिग्नलिंग पे आएंगे। ओके, तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो अभी हमने बात किया कि हमारे पास एक लाइगेंड होना चाहिए। ओके, हमारे पास क्या होना चाहिए? लाइगेंड होना चाहिए। तो ये लाइगेंड एक्चुअली होते क्या हैं? लाइगेंड का मतलब होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ओके, लाइगेंड क्या होते हैं? लाइगेंड होते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। लाइगेंड क्या होते हैं? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। और इसी लाइगेंड को हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। ओके, इसी लाइगेंड को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मैसेंजर। तो ये लाइगेंड करते क्या है? किसी भी प्लांट में यूजुअली क्या होता है, जब ग्रोथ या डेवलपमेंट करानी रहती है, नॉर्मल केस में कोई भी सिग्नलिंग नहीं होती। ओके, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं देता, लेकिन जब किसी प्लांट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करानी है, उसकी साइज़ इलोंगेट कराना है, फ्रूट डेवलप कराना है, शूट्स बनाने हैं, रूट्स बनाने हैं, तो उस टाइम पे होगा क्या? किसी तरह का सिग्नल मिलेगा प्लांट को कि भाई, कोई प्लांट को सिग्नल देगा ना कि ऐसा है कि अब तुम रूट बनाओ, अब तुम शूट बनाओ। ठीक, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, या तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा या तो किसी और तरीके का स्टिमुलस होगा। तो ये सिग्नल जो मिल रहा है उसी को हम लाइगेंड बोलते हैं। ये जो सिग्नल मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइगेंड बोलते हैं। ओके, तो समझ में आता है हमें कि लाइगेंड ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो किसी भी सिग्नल को लेके आएंगे, और बिकॉज सबसे पहले ये सिग्नल को लेके आ रहे हैं इसलिए इन्हें प्राइमरी मैसेंजर भी कहा जाता है। सो कीप इन माइंड दैट लाइगेंड आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मैसेंजर। ओके, तो आपको लाइगेंड समझ में आया? चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्लेयर। हमने अभी देखा था कि किसी भी सेल में लाइगेंड होता है सिग्नल को लाने के लिए। तो उस सिग्नल को जो लेके आएगा तो उसको परसीव करने के लिए कोई तो होगा ना। तो किसी भी सिग्नल को परसीव करने के लिए रिसेप्टर होते हैं। लाइगेंड हमेशा, सपोज दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
और ये इसके ऊपर एक रिसेप्टर होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर ही क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर लाइगेंड से ये जो हमारा प्राइमरी मैसेंजर है, ये हमारा प्राइमरी मैसेंजर है, इसी के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके, सो किसी भी प्राइमरी मैसेंजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए रिसेप्टर होता है और ये रिसेप्टर या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकता है या तो सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, और अगर ये रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट कंसिडर इट अ सेल। दिस इज अ काइंड ऑफ सेल वेयर on the surface of the plasma membrane you will see some kind of the receptor molecules. These are the some receptor molecules and these molecules are considered as a ligand. Just suppose this is a ligand for suppose just take an example of hormone. Okay, this is a certain kind of hormone and this is the receptor that is present on the plasma membrane. तो हो क्या रहा है, ये ligand है, ये plasma membrane पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक, तो जैसे ही ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में, डाउनस्ट्रीम यानी कि सेल के अंदर क्या होगी, फर्दर सिग्नलिंग होगी। ओके, डिफरेंट टाइप के अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे, और सपोज दिस इज़ आवर न्यूक्लियस, तो क्या होगा, ये अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुए, फिर जाके ये किसी भी टाइप के ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। ओके, और यही ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में जाके डीएनए पे बाइंड कर जाएगा। ओके, ये न्यूक्लियस में जाके, सपोज दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, ये न्यूक्लियस में जाके बाइंड कर गया और फिर एमआरएनए और फाइनली प्रोटीन बनेगी। ओके, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स मिलेगा या फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होंगे। ओके, तो ये बेसिक सिग्नलिंग पाथवे है। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें देख ली, हमने देखा लाइगेंड क्या होता है, हमने देखा रिसेप्टर क्या होता है। यहाँ पे एक हमने टर्म की बात की, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए पे बाइंड कर सकने की। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, किसी भी सिग्नलिंग के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए से बाइंड हो सकते हैं। अगर हम किसी भी एक कॉमन ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की बात करें तो उनके पास उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सपोज दिस इज़ अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, तो इनके पास एक डोमेन होगा जिसे हम बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन। हमने अभी देखा कि कोई भी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या होता है, डीएनए के साथ बाइंड कर सकता है। तो डीएनए के साथ बाइंड करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर डोमेन होगा, तो ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है। ओके, यहाँ पे एक और कुछ स्पेशल टाइप की सिग्नलिंग सीक्वेंस पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एनएलएस। एनएलएस का मतलब होता है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। एनएलएस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स। ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स ये सिग्नल क्या करते हैं, इनको परमिट करते हैं, इनको अलाउ करते हैं कि हाँ भाई आप न्यूक्लियस में जाओ और न्यूक्लियस के साथ बाइंड करो। ओके, तो किसी भी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर में ये दो डोमेन डीएनए बाइंडिंग डोमेन और एनएलएस का होना कंफर्म है, मस्ट है, इसके बिना ये न्यूक्लियस में बाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें देख ली। हमने देख लिया हमने क्या देखा, लाइगेंड क्या होते हैं, हमने अभी देखा लाइगेंड क्या होते हैं, हमने देखा रिसेप्टर क्या होते हैं। ओके, हमने दो तरह के रिसेप्टर देखे, एक रिसेप्टर जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और दूसरा रिसेप्टर जो होगा इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। अगर इंट्रा सेलुलर होगा तो वो सेल के अंदर होगा और ऐसे रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में पाए जा सकते हैं या तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ओके, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, कभी सिग्नलिंग पे बात होगी तो। अभी हम यहाँ पे ऑक्सीजन सिग्नलिंग देख रहे हैं, तो चलिए डायरेक्टली अब हम ऑक्सीजन सिग्नलिंग पे आते हैं। ओके, यहाँ पे एक और टर्म है जो कि डिस्कस कर लेना चाहिए। अभी हमने एक वर्ड लिखा था पीछे, रिप्रेसर। ओके, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा था रिप्रेसर। तो क्या होते हैं ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल। ओके, तो चलिए बात करते हैं। नाम से देखने पे हमें समझ में आएगा कि रिप्रेसर ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो किसी भी एक्शन को रिप्रेस करके रखेंगे। ओके,
तो किसी भी एक्शन को, किसी भी सिग्नलिंग को रिप्रेस करके रखेंगे, मतलब रोक के रखेंगे। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई सेल को जिससे कि उनको एक्टिविटी रोकनी है? तो एक सिंपल सी बात है कि ज़रूरी नहीं कि कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल सिग्नलिंग में दोनों चीज़ होती है, वो सब में सेम होती है, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो। बस मॉलिक्यूल्स, लाइगेंड, रिसेप्टर और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स और रिप्रेसर बस बदल जाते हैं, लेकिन जो वे ऑफ मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ओके, बस उसकी जो कॉमन फंडामेंटल है वो सेम रहेगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स में। ओके, ये सारी चीज़ें, बस की प्लेयर्स जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो रिप्रेसर का क्या काम है? प्लांट में ऑक्सिन, अगर हम ऑक्सिन की बात करें, जिब्रेलिन की बात करें, ओके, जिब्रेलिन की बात करें, तो इन दोनों में क्या होता है? एक और हार्मोन होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, और एक और है जैस्मोनिक एसिड। तो इन तीनों में एक ही तरह के पाथवे फॉलो होते हैं, एक ही तरह की सिग्नलिंग फॉलो होती है। इसमें होता क्या है कि जब तक सपोज़ हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के बारे में। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर यूजुअली क्या कराते हैं? ये एक तरीके से एक्टिवेटर होते हैं या इन्हेंसर होते हैं। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जीन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? जब ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होती है तो ये रिप्रेसर जो होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को पकड़ के रखते हैं या ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के साथ बाइंड हुए रहते हैं। तो जब तक ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के साथ बाइंड रहेंगे तब तक किसी भी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है? नहीं है ना। तो जब ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, और फिर कोई प्रोटीन बनेगी? नहीं बनेगी। और जब प्रोटीन, हमें पता है कि प्रोटीन इज़ द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द एनी काइंड ऑफ जीन रिस्पॉन्स, एंड प्रोटीन इज़ द ओनली हु डिसाइड द फिनोटिपिक कैरेक्टर, है ना। तो अगर कोई भी प्रोटीन अगर सिंथेसाइज हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो फिनोटिपिक कैरेक्टर देगा ही देगा। तो जब प्रोटीन ही नहीं बन रही है तो क्या प्लांट ग्रो करेगा? नहीं करेगा। ओके, तो बेसिकली ये करते क्या है रिप्रेसर? ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के साथ जाके बाइंड हुए रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? सिग्नलिंग ऑफ रहती है नॉर्मल केसेस में। लेकिन जब सिग्नलिंग अगर शुरू करानी है, जब प्लांट को ग्रो करना है, तो कुछ स्पेशल टाइप के स्टिमुलस आएंगे लाइगेंड के फॉर्म में। हमने देखा था लाइगेंड। तो ये लाइगेंड क्या करेंगे? इस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएंगे। ओके, लाइगेंड रिप्रेसर के साथ बाइंड करेंगे, या तो फिर जाके लाइगेंड के आने के बाद ही ये रिप्रेसर क्या होंगे? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर से अलग हो जाएंगे। ये लाइगेंड क्या होंगे? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर से अलग हो जाएंगे, जिसके बाद ये रिप्रेसर का डिग्रेडेशन हो जाएगा। ये रिप्रेसर क्या होंगे? बाद में डिग्रेड हो जाएंगे, और फिर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर अलग हो जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के अलग होने के बाद ये अब न्यूक्लियस में जा पाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन होगा। ओके, तो ये एक बेसिक पाथवे है। तो चलिए अब हम इसे सीधे ऑक्सिन सिग्नलिंग से कनेक्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये ऑक्सिन सिग्नलिंग होती है और किस तरह से ये पाथवे वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, हमने चीज़ों की बात की थी, लाइगेंड, रिसेप्टर, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, हमने इन सभी चीज़ों को देखा था, और रिप्रेसर। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, ऑक्सिन सिग्नलिंग में भी ठीक वैसे ही होगा। तो लेट मी इरेज फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन व्हाट इज लिगेंड इन दिस केस, व्हाट इज receptor, what is transcriptional factor, and what is repressor. Just keep in mind these four element or the four key players are the essential in any kind of signaling. Okay, so let us see one by one. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्स और IA लिखा हुआ है। एक ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल है जिसको क्या बोला गया है? ऑक्स और IA। ओके, ऑक्स और IA। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्स और IA जो होता है वो इनहिबिटर का काम करता है। ऑक्सिन सिग्नलिंग में ऑक्स और IA जो होता है वो इनहिबिटर का काम करता है। मतलब जब तक ऑक्स और IA प्रेजेंट है तब तक कोई भी सिग्नलिंग ऑक्सिन की पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? हमने क्या देखा था कि इनहिबिटर किसके साथ बाइंड करके रहता है?
ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के साथ बाइंड करके रखता है। तो यहाँ पे देखेंगे ARF, इसको मैं आरिफ बोलता हूँ, याद करने के लिए इसको मैं आरिफ बोलता हूँ। तो ऑक्सिन जो होता है, OXIA जो होता है इनहिबिटर, वो किसके साथ बाइंड किया रहता है? आरिफ के साथ बाइंड किया रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या सीन है यहाँ पे हमारा है ARF या आरिफ बोल लो इसको, याद रहेगा। आरिफ जो होता है इसको कौन पकड़ के रखा है? ऑक्स और IA। कौन पकड़ के रखा है? ऑक्स और IA। तो आप मुझे बताओ कि जब तक ARF को ऑक्स और IA पकड़ के रखा है तो क्या ऑक्सीजन सिग्नलिंग होगी? नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल केस है। और ये OXRE है। OXRE मतलब होता है ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये DNA पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, नॉर्मल स्टेट में क्या होगा? अभी जब ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं चाहिए तो ARF को पकड़ के ऑक्स और IA रखेगा, और चूँकि जब ये ARF पकड़ के रखा है तो ये फ्री नहीं है, ये न्यूक्लियस तक आ नहीं पाएगा, ये न्यूक्लियस में आ नहीं पाएगा, और फिर जाके ये जो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव जीन है, इस ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स में एक जीन होगा, उसको ये एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन सिंथेसिस नहीं होगी। ओके, ये तो नॉर्मल केस है और सेल ग्रो नहीं करेगी। लेकिन दूसरा केस है इसका, यहाँ पे आप देखो केस नंबर 2, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, पुराने वाले केस में क्या था? ऑक्सीजन एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या है? वो प्रेजेंट है। ओके, ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है। तो उस केस में क्या होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो? तो हमने लाइगेंड की बात की थी ना, पिछले केस में हमने देखा था एक तरीके का लाइगेंड होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन इटसेल्फ एक्टिंग एज अ लाइगेंड। ओके, ऑक्सीजन इटसेल्फ एक्टिंग एज अ लाइगेंड। और इस ऑक्सीजन का एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं TIR। क्या बोलते हैं हम इसे? TIR। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, रुकिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। थोड़ी ड्राइंग मेरी, जस्ट बेयर विथ इट। सो दिस इज रिसेप्टर ऑफ द ऑक्सीजन विच इज़ नोन एज TIR1। ओके, TIR1 जो होता है ये ऑक्सीजन का रिसेप्टर होता है। ओके, और इसी के साथ साथ TIR1 की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये F-बॉक्स प्रोटीन की तरह काम करता है या F-बॉक्स का मेंबर होता है। अब ये F-बॉक्स क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम सिग्नलिंग देख लेते हैं एक बार। तो सपोज़ यहाँ से लाइगेंड आया, ये लाइगेंड कौन है? हमारा ऑक्सीजन है। ओके, लाइगेंड क्या है? हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारा रिसेप्टर पे आया, TIR1 रिसेप्टर है। ओके, TIR1 रिसेप्टर है, और इस TIR1 ने ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया। TIR1 जैसे ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो होता क्या है कि ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग्स TIR1 जो होता है इसके पास एबिलिटी होती है ऑक्सीजन के इनहिबिटर यानी OXIA के साथ बाइंड कर सकने की, लेकिन जब तक लाइगेंड प्रेजेंट नहीं होता तब तक इसका सरफेस एक्सपोज नहीं हुआ रहता। TIR1 का सरफेस एक्सपोज नहीं हुआ रहता। सो जैसे ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो फिर जाके TIR1 का कुछ सरफेस जो OXIA के साथ बाइंड कर सकने वाला सरफेस है, इंटरेक्ट कर सकने वाला सरफेस है, यानी कि ये वाला सरफेस, ये एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन और TIR1 साथ में OXIA के पास जाते हैं और उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे ही OXIA के साथ TIR1 बाइंड करेगा तो होगा क्या? OXIA जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। OXIA जो होगा ARF या आरिफ को फ्री कर देगा। ओके, दिस इज़ ARF विच इज़ फ्री नाउ एंड दिस इज़ OXIA, दिस इज़ OXIA। तो ये क्या हो जाएगा? इसका अब यूबिक्यूटिनेशन हो जाएगा। यूबिक्यूटिनेशन क्या होता है? यूबिक्यूटिनेशन एक तरह का टैग होता है, एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है जो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर लग जाए तो फिर उसका डिग्रेडेशन श्योर है। यूबिक्यूटिनेशन में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज सिस्टम। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल में अगर यूबिक्यूटिनेशन का टैग लग जाए, यूबिक्यूटिन का टैग लग जाए, तो उस मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन श्योर है। ओके, तो इसी तरह से अब चूंकि इसके ऊपर यूबिक्यूटिन लग गया, TIR1 जो होता है वो क्या करता है?
की तरह काम करता है। और एफ बॉक्स के सारे मॉलिक्यूल, एफ बॉक्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, यूबिक्यूटिन को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, यूबिक्यूटिन को ऐड करते हैं। चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, क्या चल क्या रहा है। बहुत होच पोच हो गया ना यहाँ पे। सो हम देख रहे हैं कि TIR1 जो होता है वो एफ बॉक्स का मेंबर होता है, और एफ बॉक्स के सारे मेंबर जो होते हैं वो, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, यूबिक्यूटिन को टैग लगा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, जैसे ही ये रिसेप्टर इनहिबिटर के साथ बाइंड हुआ तो यहाँ पे एक यूबिक्यूटिन का टैग लग गया। ओके, यूबिक्यूटिन का टैग लग गया, यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्वाइन हो गया। जैसे ही ये यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल ज्वाइन होगा, ठीक, यूबिक्यूटिन ज्वाइन होगा तो ये मॉलिक्यूल कहाँ निकल जाएगा, यूबिक्यूटिनेशन के लिए। यानी कि अब इसका E3 यूबिक्यूटिन डिग्रेडेशन होगा। ओके, डिग्रेडेशन होगा। ठीक, और यहाँ पे ARF जो होगा वो फ्री हो जाएगा। अब ARF फ्री होने के बाद ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये जो पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये न्यूक्लियस का पोर्शन है। ओके, ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस का है। तो अब ARF फ्री हो गया तो ये ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट में जाएगा। ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट जो कि DNA पे प्रेजेंट होता है, ऑक्स RE पे गया, ARF बाइंड हो गया, और क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शनल को इसने एक्टिवेट किया। इसने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट किया, जिससे कि ऑक्सीजन टारगेटेड जीन्स एक्टिवेट हो गए और प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट में हुई। ठीक, तो ये जो कॉमन पाथवे, ये इस तरह से ऑक्सीजन सिग्नलिंग चलती है। ठीक, तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं, एक बार देखते हैं कि हमने क्या देखा अभी तक। ठीक, दो केसेस थे हमारे पास। फर्स्ट केस वो था जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। ओके, ऑक्सीजन इज नो ऑक्सीजन, और वी कैन से ऑक्सीजन इज एब्सेंट, नो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो उस केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो हमारा इनहिबिटर है ऑक्स और IA, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ओके, either it may help you। सो केस फर्स्ट हमारे पास ये है, हमारे पास IA ऑक्स, जस्ट अ मिनट। ओके, या ऑक्स IA, ये कौन सा केस है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, नो ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ऑक्स और IA जो यहाँ पे इनहिबिटर है, ये किसके साथ बाइंड किया रहेगा, RF के साथ या ARF के साथ बाइंड किया रहेगा। और ARF के साथ बाइंड किया है तो ARF फ्री नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस है, सपोज ये न्यूक्लियस और यहाँ पे DNA है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नो ट्रांसक्रिप्शन, और ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन सेकेंड केस क्या है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो, ओके, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, तो चलिए एक बार इसे फिर से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। व्हेन ऑक्सीजन प्रेजेंट, ओके, ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो उस समय क्या होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे हमारा रिसेप्टर है TIR1 जो है रिसेप्टर है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, और यहाँ पे IA ऑक्स जो इनहिबिटर था, जो कि किसको, ARF को पकड़ के रखा था, ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा। जैसे ये इनहिबिटर के साथ बाइंड करेगा, इनहिबिटर का यूबिक्यूटिनेशन हो जाएगा, और यहाँ से ये जो आपका इनहिबिटर है ये डिग्रेडेड हो जाएगा। ठीक, ये डिग्रेड हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे डिग्रेड हो गया, और यहाँ पे आपका ARF जो है वो नाउ फ्री, दिस इज़ नाउ फ्री। तो अब ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस में जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा, और फिर जाके डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीजन ग्रोथ, ऑक्सीजन मेडिएटेड रिस्पॉन्स देगा। ओके, और ये ऑक्सीजन मेडिएटेड रिस्पॉन्स देगा। तो पाथवे आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसे देखते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में। ओके,
तो ये देखिए जब लो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो उस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्स-IA जो इनहिबिटर है वो किसके साथ बाइंड हुआ है, वो देखिए किसके साथ बाइंड हुआ है, ARF के साथ बाइंड हुआ है। ARF यूजुअली जो होता है ऑक्स-IA के साथ हेट्रोडाइमेरिक फॉर्म में रहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोडाइमेरिक फॉर्म। ओके, बट जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होगा, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, और ये जो होता है ये जो सिस्टम बना हुआ है पूरा, ये एफ बॉक्स कॉम्प्लेक्स है। हम इसके बारे में भी डील करेंगे क्या होते हैं ये। ओके, तो अब सेकंड केस देखते हैं क्या बोल रहा है सेकंड केस। जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है तो उस समय क्या होगा, ये ARF देखिए फ्री है और ये DNA पे बाइंड किए हैं, होमोडाइमर बना रहे हैं। ओके, और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ऑक्सीजन मेडिएटेड ग्रोथ भी हो रही है। और तो हुआ क्या, जब हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इनहिबिटर के साथ बाइंड कर गए और यहाँ पे इनके ऊपर यूबिक्यूटिन का टैग लग गया। और मैंने बताया था अभी आपको कि एक बार जिस मॉलिक्यूल के ऊपर यूबिक्यूटिन का टैग लग जाता है तो उसका डिग्रेडेशन मस्ट है, उसको डिग्रेड होना ही पड़ेगा। ओके, तो ये था ऑक्सीजन सिग्नलिंग। अब चलिए देखते हैं ये HCF कॉम्प्लेक्स क्या होता है। हमने अभी बात की थी कि यूबिक्यूटिन मेडिएटेड डिग्रेडेशन, तो ये यूबिक्यूटिन मेडिएटेड जो डिग्रेडेशन होता है ये HCF कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है। तो चलिए अब इसे समझते हैं क्या होता है ये HCF कॉम्प्लेक्स और किस तरह से यूबिक्यूटिनेशन का इम्पोर्टेंस है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं HCF कॉम्प्लेक्स के बारे में। ओके, HCF कॉम्प्लेक्स के बारे में तो हमने देखा था यहाँ पे जो HCF कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली हम इसे F बॉक्स प्रोटीन के भी नाम से जानते हैं। हम क्या बोलते हैं इसे, F बॉक्स प्रोटीन भी बोलते हैं। ओके, या हम इसी को एक और नाम देते हैं E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज सिस्टम। ओके, या तो हम इसे E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज सिस्टम बोल सकते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, मुझे आप हाँ यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ओके, तो हमने देखा था HCF कॉम्प्लेक्स। ओके, HCF कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं हम इसे, या E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज भी बोलते हैं, या तो 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन, इन सभी में क्या होता है, सिंपल सी बात है, यूबिक्यूटिन का टैग लगाना है आपको और जैसे ही यूबिक्यूटिन का टैग लगेगा तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो डिग्रेड हो जाएगा। तो ये जो पाथवे होता है वो चलता कैसे है, बेसिकली 3 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, 3 तरह के एंजाइम होते हैं, की एंजाइम होते हैं जिसको हम बोलते हैं E1, एक होता है E2 और तीसरा होता है E3। ओके, 3 मॉलिक्यूल होते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल E1, E3, E2 और E3। E1 जो मॉलिक्यूल होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग एंजाइम। E2 जो मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। और E3 जो होता है उसको बोलते हैं लाइगेज, इसको क्या बोलते हैं, लाइगेड। सो E1 जो होगा वो एक्टिवेटिंग होगा, E2 जो होगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेटिंग होगा, और E3 जो होगा वो लाइगेज होगा। ओके, तो होता क्या है देखिए, E1 जो होता है 2 ATP को खर्च करके, 2 ATP यानी कि ATP से सीधे AMP बनेगा। ओके, 2 ATP को खर्च करके अपने ऊपर यूबिक्यूटिन को लाता है और ख़ुद को एक्टिव करता है। ओके, इसका एक्टिवेशन होने के बाद ये E1 जो होता है ये यूबिक्यूटिन को ट्रांसफ़र करता है। ये यूबिक्यूटिन को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, E2 पे ट्रांसफ़र करेगा। ठीक, अब ये E2 पे ट्रांसफ़र कर दिया यूबिक्यूटिन को। अब ये E2 जो है ये यूबिक्यूटिन को ट्रांसफ़र करेगा E3 पे। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, ये E3 पे यूबिक्यूटिन को ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये E3 पे यूबिक्यूटिन जब ट्रांसफ़र हो गया तो अब ये E3 क्या करेगा, ये टारगेट मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन करना है उस मॉलिक्यूल के ऊपर ये यूबिक्यूटिन को ट्रांसफ़र करेगा। इसलिए हम इसे E3 यूबिक्यूटिन मेडिएटेड सिस्टम भी बोलते हैं या E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये E3 मॉलिक्यूल ये जो टारगेट पे हमारे यूबिक्यूटिन को जोड़ रहा है। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा E1 से जब एक्टिवेटिंग होती है तो
तो वहाँ पे हमारा 2 ATP मॉलिक्यूल खर्च होता है, 2 ATP मॉलिक्यूल खर्च होता है। तो ATP से ADP 2 या ओके ठीक। तो चलिए देखते हैं, ये तो हमने सिंपल देख लिया डायग्राम में। चलिए इसका इमेज देखते हैं किस तरह से था ये, वहाँ पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके यप, दिस इज़ द pathway that I have discussed earlier. So just look it, this is the ubiquitin. It is first transferred on the E1. It is actually not transferring, it is activating E1. Okay, so ubiquitin एक्टिवेट हुआ और ubiquitin के साथ ये E1 एक्टिवेट हुआ, जिसके थ्रू 2 मॉलिक्यूल ATP के गए, जिससे AMP बन गया, अभी हमने डिस्कस किया था। देन ये यूबिक्यूटिन कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, E2 पे ट्रांसफ़र हो गया। ओके, E2 पे ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पे E2 पे ये ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब ये E2 से क्या होगा, E3 पे ट्रांसफ़र होगा। ओके, E3 पे ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ पे ये जो E3 जो है, ये टारगेट मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, यूबिक्यूटिन को ट्रांसफ़र करेगा। और यूबिक्यूटिन जब टारगेट मॉलिक्यूल पे चला जाएगा तो इसका जो होगा डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन, या इसी को हम एक और नाम देते हैं 26S प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या यूबिक्यूटिनेशन होता है, क्या E3 लाइगेज होता है, किस तरह से ऑक्सीजन की सिंथेसिस, किस तरह से ऑक्सीजन की सिग्नलिंग होती है और किस तरह से उसका डिग्रेडेशन होता है। ओके, अब कुछ बेसिक कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं कि E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी को हम बोलते हैं SCF कॉम्प्लेक्स। ओके, SCF कॉम्प्लेक्स। तो इसका S का क्या मतलब है, C का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है, देख लेते हैं। ओके, अगर आप S के बारे में बात करेंगे तो S को हम बोलते हैं SKP1 कॉम्प्लेक्स, SKP1। ओके, हमने देखा था SCF, हमने बात की थी कि जो हमारा TIR1 होता है, TIR1 जो है वो ऑक्सीजन का रिसेप्टर है, बट इसी के साथ साथ ये F बॉक्स का भी मेंबर है, F बॉक्स का भी मेंबर है। तो ये F बॉक्स, या तो आप सिर्फ F बॉक्स बोलो या तो SCF बोलो। ओके, तो F बॉक्स का मेंबर है। तो फिर क्या होते हैं F बॉक्स, हम वो देखने जा रहे हैं। तो देखिए, ये रहा आपका F बॉक्स, जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है SKP, इसी के साथ बगल में जुड़ा होता है CuL1, और यहाँ पे जुड़ा है कहाँ गया, हाँ यस, RBX। ओके, ये तो दूसरी चीज़ है। तो इसको SCF कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक SKP है, यहाँ पे एक CuL है, और यहाँ पे एक F बॉक्स प्रोटीन है। ओके, तो होता क्या है ये देखिए, जैसा हमने वहाँ पे पाथवे देखा था, E1 यूबिक्यूटिन को ले रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, देन E2 पे ट्रांसफ़र कर रहा है, दिस इज E2 पे ट्रांसफ़र हो गया, और यहाँ से ये क्या हो रहा है, F बॉक्स पे आया, F बॉक्स ने टारगेट को सीधे यूबिक्यूटिन कर दिया, और फाइनली इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो आई थिंक ऑक्सीजन सिग्नलिंग आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से ऑक्सीजन के बाद दूसरी कौन सी ऐसी सिग्नलिंग है जो कि प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक, तो ऑक्सीजन सिग्नलिंग के बाद हमने शुरू में बात किया था कि ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और जैस्मोनिक एसिड, ये तीनों की सिग्नलिंग पाथवे सेम होती है ऑलमोस्ट। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है रिसेप्टर में, लाइगेंड में, और कौन से इफेक्टर मॉलिक्यूल है, कौन से इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, कौन से ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।